Welcome to my channel Humanity Studies. This is the part 3 of chapter 2, Era of One Party Dominance, and today we are going to start our topic Congress as Social and Ideological Collision. अब इसका क्या मतलब है कि कांग्रेस जो थी वो कैसे कोलिजन बनी थी, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के लोगों को उसने कैसे इंक्लूड करा था और अलग अलग विचारधारा के लोग कैसे कांग्रेस पार्टी में मेंबरशिप रखते थे। तो अब हमने पढ़ा था कांग्रेस के इतिहास के बारे में कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो 1885 में बनाई गई थी बाय ए.ओ. हुम्मे एज अ प्रेशर ग्रुप। और शुरुआत में जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें खाली पढ़े लिखे और प्रोफेशनल कमर्शियल क्लास के बंदे ही हुआ करते थे। तो अब टाइम टू टाइम वो कैसे इवॉल्व हुई और अलग अलग ग्रुप के मासेस को उसने इंक्लूड करना स्टार्ट करा और कैसे उसने पॉलिटिक्स में अपनी डोमिनेशन बनाई। तो इन सब का हम पढ़ेंगे, इन सब के बारे में। अब जो कांग्रेस थी वो उसकी शुरुआत कैसे हुई थी कि शुरुआत में ये पार्टी खाली इंग्लिश स्पीकिंग लोग ही डोमिनेट किया करते थे, ऊंची जाति के लोग ही कांग्रेस के मेंबर्स थे। अर्बन एलाइट का मतलब अमीर लोग जो थे वही कांग्रेस के मेंबर्स बने थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स का टाइम था तो इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रीडम स्ट्रगल करी, लड़े लोगों के लिए, नेशनल मूवमेंट्स करी और टाइम टू टाइम जैसे इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करी थी लोगों के हित के लिए, तो अलग अलग सोशल बेस के लोग जो थे, अलग अलग नागरिक जो थे वो इनसे जुड़ने लग गए थे। तो ऐसे जो कांग्रेस थी वो एक अब मास पार्टी बन चुकी थी जिसमें अलग अलग धर्मों से लोग थे, अलग अलग जाति से लोग इंक्लूड होना शुरू हो गए थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो मूवमेंट इन्होंने करी, नेशनल मूवमेंट, इन्होंने अलग अलग डाइवर्स ग्रुप को साथ लेके आए और वो लोग कांग्रेस के मेंबर्स बने, जिनके शायद कभी कभी इंटरेस्ट कॉन्ट्राडिक्टिव भी रहे, क्योंकि ऑब्वियसली अलग अलग धर्मों से या अलग अलग ग्रुप से या जाति से आ रहे हैं लोग, तो उनकी अलग विचारधारा होगी, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्राडिक्शन होगी। अब क्या था, टाइम टू टाइम पीजेंट्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अर्बन ड्वेलर्स, विलेजर्स, गाँव के लोग, वर्कर्स, ओनर्स, मिडल, लोअर और अपर क्लास और अलग अलग जाति के जो लोग थे वो कांग्रेस की मेंबरशिप मतलब उन्होंने पा ली थी। नाउ ग्रेजुअली इट्स लीडरशिप ऑल्सो एक्सपेंडेड। इसकी लीडरशिप भी जो थी अब बढ़ने लग गई थी। अब खाली ऊंची जाति तक ही सीमित नहीं रही थी कांग्रेस, बल्कि अलग अलग गाँवों के लोग भी इनसे जुड़ने लगे और अलग अलग एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स भी इन्होंने बनाने स्टार्ट करे, जो रूरल ओरिएंटेशन के बेसिस पे, यानी कि गाँव में भी इनका जो था बेस बढ़ने लगा था टाइम टू टाइम। अब आज़ादी के टाइम पे क्या हुआ था, कांग्रेस जो थी अब पूरे तरीके से रेनबो लाइक सोशल कोलिजन बन गई थी। रेनबो लाइक यानी कि जो हर रंग को इंक्लूड करता है, हर एक जाति के लोगों को इंक्लूड करता है, चाहे वो नीची जाति का हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो अर्बन्स हो, एलाइट्स हो यानी कि अमीर हो। तो कांग्रेस जो थी वो आज़ादी के समय तक एक रेनबो लाइक कोलिजन बन गई थी, जो कि ब्रॉडली इंडिया की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सारी क्लासेस हैं, सारी जातियां हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं जो बोलते हैं और जिनके अलग अलग इंटरेस्ट थे। मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स मर्ज देयर आइडेंटिटी विद द कांग्रेस। अब हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा था कि कांग्रेस टाइम टू टाइम कैसे एक मास पार्टी बन गई थी, जहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग थे, अलग अलग कैटेगरी के आइडेंटिटी के लोग एग्जिस्ट करते थे। तो अब ये था कि टाइम टू टाइम ऐसे ग्रुप्स ने अपने आप को कांग्रेस के साथ मर्ज करना शुरू कर दिया था। अब बेसिकली हो सकता है कि उनकी विचारधारा मैच ना करती हो, लेकिन वो कंटिन्यू करते थे कि वो कांग्रेस के साथ एग्जिस्ट करते रहें एज अ ग्रुप। हो सकता है कि इंडिविजुअल बेसिस पे उनके जो बिलीव्स हों, उनके जो विचार हों वो डिफरेंट हो, बट एज अ ग्रुप वो कंटिन्यू करते थे कांग्रेस पार्टी के अंदर ही। सो इन द सेंस कांग्रेस वॉज एन आइडियोलॉजिकल कोलिजन एज वेल। आइडियोलॉजी का भी कोलिजन था कांग्रेस। अब अलग अलग विचारधारा के लोग भी कांग्रेस के अंदर थे।
अब इसमें रेवोल्यूशनरी भी थे जो रेवोल्यूशन चाहते थे, शांतिपूर्वक लोग भी थे, कंजर्वेटिव थे, रेडिकल थे, एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट्स भी थे। राइट, लेफ्ट और सारी शेड्स सेंटर की को मतलब रिप्रेजेंट करने वाले लोग भी कांग्रेस पार्टी के थे। तो ये भी था कि कांग्रेस जो है वो एक सोशल कोलिशन तो है, बट उसमें अलग अलग आइडियोलॉजी के भी लोग थे। अब कांग्रेस जो था वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका था जहाँ पे अलग अलग न्यूमरस ग्रुप्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जिनके अलग अलग इंटरेस्ट हैं, एंड डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज टू टेक इन पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट। अलग अलग पार्टीज जो हैं वो भी नेशनल मूवमेंट में अपना हिस्सा दे रही थी। अब इंडिपेंडेंस से पहले का क्या सीन था कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और पार्टीज जो थी वो अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ यानी अपनी विचारधारा के साथ और अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एग्जिस्ट किया करते थे उस टाइम पे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कांग्रेस की जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो भी कांग्रेस के अंदर से ही बनी थी। तो ऐसे ही जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस थी वो इंडिपेंडेंस से पहले कांग्रेस पार्टी में ही एग्जिस्ट किया करती थी। और जो सोशलिस्ट पार्टी थी, जब हमने पार्ट 2 में पढ़ा था इस चैप्टर के, कि सोशलिस्ट पार्टी जो थी उसने लेटर अपनी डुअल मेंबरशिप में अमेंडमेंट हो गई थी, तो उन्होंने अपनी सेपरेट पार्टी बना दी थी और वो एक ऑपोजिशन पार्टी बन गई थी। अब हो सकता है डिस्पाइट डिफरेंसेस रहे, कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस रहे, पर इनकी स्पेसिफिक प्रोग्राम्स थे और स्पेसिफिक पॉलिसीज़ थी, स्ट्रैटेजी थी पार्टी की। डिफरेंसेस थे पर हमेशा पार्टी ने यही ट्राई करा कि कंसेंसस बिल्ड किया जाए, मेजॉरिटी बिल्ड करी जाए पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो 1920 में ही इमर्ज हो गई थी इंडिया के अलग अलग हिस्सों में। और ये पार्टी जो थी किससे इंस्पिरेशन लेके बनी थी, जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में, जिसमें बेसिकली सोशलिज़म को एडवोकेट किया गया, सोशलिज़म को सपोर्ट किया गया था। सोशलिज़म एक ऐसी विचारधारा है जिसमें ये माना जाता है कि जो प्रॉपर्टी है और जो पैसे हैं वो लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, ठीक है। और उन्होंने यही सोचा कि सोशलिज़म जो है वो इस कंट्री की सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। कम्युनिस्ट पार्टी का ऐसा मानना था। तो 1935 तक जो थी कम्युनिस्ट, वो कांग्रेस के फोल्ड के अंदर ही काम किया करती थी जैसे सोशलिस्ट पार्टी काम कर रही थी। अब 1941 में जो थे कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने जो रास्ते थे उनको अलग कर दिया कांग्रेस पार्टी के साथ से, और उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे नाजीज के खिलाफ जो वो उनकी जंग है उसके अंदर। अब आज़ादी के टाइम पे क्या था कि बाकी नॉन कम्युनिस्ट पार्टी इतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं थी, पर सीपीआई जो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो वेल ऑयल्ड पार्टी थी क्योंकि वो 1920 से बनी हुई थी। However, इंडिपेंडेंस रेज डिफरेंट वॉइसेस इन द पार्टी। अब बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठी आज़ादी के टाइम पे इस पार्टी में। इनका जो बेसिक क्वेश्चन था जिसकी वजह से पार्टी को कोई ट्रबल भी झेलने पड़े थे वो ये था कि क्या आज़ादी जो है वो रियली फ्री करने का मतलब है या फिर आज़ादी जो है वो सिर्फ एक ढोंग है यानी कि शैम है। आज़ादी के बाद भी ये जो पार्टी थी उसका यही मानना था कि फ्रीडम के टाइम पे जो ट्रांसफ़र हुआ है पावर का वो सच नहीं था, और उन्होंने यही आइडियोलॉजी रखते हुए वॉयलेंटली लोगों को भड़काया और लोगों को खड़ा किया तेलंगाना में। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो टाइम टू टाइम फिर भी वो उनको लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, पॉपुलैरिटी नहीं मिली, और आर्म्ड फोर्सेस से टाइम टू टाइम उनको दबाया गया, क्रश करा गया। अब इतनी ज़्यादा वायलेंस के बाद ये जो पार्टी थी ये रीथिंक करने के लिए, सोचने के लिए मजबूर हो गई कि अब हमको आइडियोलॉजी बदलनी चाहिए। फिर इन्होंने अपना वायलेंस का पाथ छोड़ दिया और इन्होंने ये डिसाइड करा कि हम आने वाले जो इलेक्शंस हैं उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब पहले जनरल इलेक्शन में इनका क्या रिजल्ट रहा कि इन्होंने 16 सीटें जीती एंड इमर्ज एज अ लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी टू कांग्रेस। इस पार्टी को जो मेन सपोर्ट था वो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार और केरला से मिला।
अब A.K. गोपालन, S.A. दंगे, E.M.S. नंबूदिरपद, P.C. जोशी, अजय घोष, P. सुंदरिया जो थे इसके नोटेबल लीडर्स रहे CPI पार्टी के। इस पार्टी को बहुत स्प्लिट्स से गुजरना पड़ा 1964 में, जब आइडियोलॉजिकल रिफ्ट हुई सोवियत यूनियन और चाइना में। हम आगे पढ़ेंगे कि चाइना जो था वो पहले सोशलिज्म की आइडियोलॉजी ही फॉलो करता था, फिर वो हट गया था पीछे सोशलिज्म को फॉलो करने से। तो जहाँ की जो सोवियत पार्टी थी उसमें भी कई स्प्लिट्स देखने को मिले और पार्टी जो थी वो दो हिस्सों में बंट गई थी, CPI और CPIM। तो ये जो पार्टी थी वो दो हिस्सों में बंट गई थी और आज भी ये जो पार्टी है ये एग्जिस्ट करती है। अब हम पढ़ते हैं कि कांग्रेस जो थी वो एज अ कोलिजन कैसे टॉलरेट करती थी और कैसे मैनेज करती थी अलग अलग ग्रुप्स की आइडियोलॉजीज़ को इकट्ठे। अब कांग्रेस का जो था एक कोलिजन लाइक स्ट्रक्चर बन चुका था और इस कोलिजन लाइक कैरेक्टर ने इसको एक असामान्य स्ट्रेंथ दी थी। अब पहले तो इस कोलिजन में जो इसको ज्वाइन करना चाहता था ये उसको स्वीकार कर लेते थे। अब देयरफॉर एक्सट्रीम पोजीशन किसी मैटर पे ना हो, इस वजह से इनको टाइम टू टाइम बैलेंस बना के रखना पड़ता था जब कोई भी इशू एग्जिस्ट होता था। तो बेसिकली कोलिजन जो था वो कौन सी आइडियोलॉजीज फॉलो करता था? कॉम्प्रोमाइज़ और इंक्लूसिवनेस, यानी कि हर बंदे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था क्योंकि अलग अलग इंटरेस्ट, जाति, धर्मों के लोग जो हैं वो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं और वो सब कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स थे। अभी हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, कांग्रेस जो था वो टाइम टू टाइम एक मास पार्टी बना जिसमें अलग अलग रिलीजन्स के, अलग अलग जाति पात के लोग थे जो अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, सबके डिफरेंट इंटरेस्ट थे। तो ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा अगर कोलिजन बना है तो। और इंक्लूसिवनेस यानी कि अलग अलग मैटर्स पे डील होती थी। अब ये जो स्ट्रैटेजी थी वो कभी कभी ऑपोजिशन को डिफ़िकल्टी में डाल देती थी, बिकॉज anything that the opposition wanted to say would always find a place in a program and ideology in Congress। क्योंकि ऑपोजिशन अगर कोई भी आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा तो वो तो आइडियोलॉजी पहले से ही कांग्रेस में थी। अभी हमने पढ़ा था कि अलग अलग आइडियोलॉजीज़ कांग्रेस में ऑलरेडी एज अ कोलिजन एग्जिस्ट करती थी, चाहे वो रेडिकल हो, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हो, मॉडरेट्स हो, तो अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग कांग्रेस में थे। तो ऑपोजिशन वाले कौन सी अपनी आइडियोलॉजी रखते कांग्रेस से बेहतर लगने के लिए। नाउ सेकेंडली, इन अ पार्टी हैज़ अ नेचर ऑफ कोलिजन। पार्टी का जो एक नेचर था वो कोलिजन करने का था, गठबंधन का था। तो देयर इज़ अ ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस। अब यहाँ पे जो थे इंटरनल डिफरेंसेस तो ऑब्वियसली होंगे क्योंकि अलग अलग कल्चरल वैल्यूज से लोग बिलोंग करते थे। अब एज अ कोलिजन पार्टी में टॉलरेंस की भी शक्ति ज़्यादा होगी एंड एम्बिशंस ऑफ वेरियस ग्रुप्स एंड लीडर्स आर अकोमोडेटेड, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स के जो लोग हैं, अलग अलग जाति के लीडर्स जो हैं वो बने हुए हैं जो इस पार्टी में रहते थे, मेंबरशिप रखते थे। सो द कांग्रेस डिड बोथ दीज थिंग्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। अब इसने आज़ादी की स्ट्रगल में यही दो चीज़ें करी कि कॉम्प्रोमाइज़ करके चले एंड कंटिन्यू डूइंग दिस इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद भी यही चीज़ करती रही as becoming a mass party. So that is why even if a group was not happy with the position of a party or with a share of power, अगर कोई पार्टी जो है वो खुश नहीं भी है, अगर एक आइडियोलॉजी के लोग जो हैं वो खुश नहीं भी हैं कांग्रेस के अंदर एग्जिस्ट करने में, तो फिर भी वो ये सोचते थे कि हम लोग पार्टी के इनसाइड ही रहें, यानी कि पार्टी के अंदर ही रहें, एक साथ ही चलें। ये पार्टी के अंदर रहना इससे बेहतर है कि हम लोग कांग्रेस को छोड़ दें और ऑपोजिशन पार्टी बने, क्योंकि जो मुद्दा ऑपोजिशन पार्टीज उठाएंगी वो ऑलरेडी कांग्रेस में एग्जिस्ट करती थी, वो आइडियोलॉजी ऑलरेडी कांग्रेस में थी। तो ग्रुप कांग्रेस पार्टी के अंदर एग्जिस्ट करते थे उनको फैक्शन बोला जाता था। ग्रुप मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लो कि रेडिकल्स ने अपना अलग ग्रुप बना लिया, एक्सट्रीमिस्ट ने अपना अलग ग्रुप बना लिया, जो एक प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं उन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया, फार्मर्स ने अपना अलग ग्रुप बना लिया था। ऐसे ही कांग्रेस में, ठीक है, तो अलग अलग इंटरेस्ट के लोग जो थे वो कांग्रेस में थे, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी कंटिन्यू करते थे।
सो कांग्रेस का जो कोलिजन नेचर था वो पार्टी में टॉलरेट करना सिखाता था और वेरियस फैक्शंस को एंकरेज भी करते थे कि अपने मुद्दों को आगे रखो। नाउ सम ऑफ दीज फैक्शन आर बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन, जैसे कि मैंने अभी बोला कि आइडियोलॉजी बेसिस पे भी ये फैक्शंस बनते थे, ये ग्रुप्स बनते थे, जैसे रेडिकल्स, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट। बट वेरी ऑफन दीज फैक्शंस वर रूटेड फॉर पर्सनल एम्बिशन। लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भी ग्रुप्स बनाते थे। अब जैसे पर्टिकुलर लीडर से दुश्मनी है कुछ, तो वो अपना पर्टिकुलर ग्रुप बनाते थे। तो राइवलरी के बेसिस पे भी ग्रुप्स हुआ करते थे कांग्रेस के अंदर। अब इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वीकनेस, इंटरनल फैक्शनलिज्म बिकेम अ स्ट्रेंथ। द कांग्रेस, अब ये जो फैक्शंस थे ये स्ट्रेंथ बन गए थे कांग्रेस की, क्योंकि अलग अलग विचारधारा के लोग जो हैं अलग अलग मुद्दों को उठाते थे। अब वहाँ पे उस टाइम पे एक रूम हुआ करता था जहाँ पे जो भी डिफरेंसेस हैं पार्टी के अंदर अलग अलग फ्रैक्शंस के बीच में, वो आपस में लड़ लेते थे और मुद्दों को सॉल्व किया करते थे। अब जो लीडर्स थे अलग अलग इंटरेस्ट को प्रमोट करते थे, वो कांग्रेस के अंदर रहना ही उनको बेहतर लगता था इससे कि वो बाहर जाएं और एक नई पार्टी बनाएं, क्योंकि कांग्रेस के सामने ऑपोजिशन में खड़ा होना उस टाइम पे एक बड़ा टास्क था, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल कांग्रेस पार्टी को जानते थे। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिट्स ऑफ कांग्रेस वर मेड अप ऑफ न्यूमरस फैक्शंस। अब स्टेट्स के जितने भी यूनिट्स थे उनमें जो है कांग्रेस की ही फैक्शन हुआ करती थी, कांग्रेस की फैक्शन की पार्टीज़ को इंक्लूड किया करते थे। अब ये जो फैक्शंस थी उनकी अलग अलग आइडियोलॉजी थी कांग्रेस के अंदर, और इन्हीं आइडियोलॉजीज़ की वजह से कांग्रेस जो थी वो एक ग्रैंड सेंटर की पार्टी बन चुकी थी। अब ये जो पार्टीज़ थी वो अटेम्प्ट करती थी, इन्फ्लुएंस करना चाहती थी। अब बाहर की जो पार्टी थी वो इन्फ्लुएंस करना चाहती थी इन फैक्शंस को, ताकि वो कांग्रेस की पॉलिसी को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सके और उनके डिसीजन मेकिंग करना चाहती थी मार्जिन से, चाहे वो एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ पावर में है चाहे नहीं, लेकिन वो इनडायरेक्टली कांग्रेस की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करना चाहती थी। कैसे? इन फैक्शंस को इन्फ्लुएंस करके, मैनिपुलेट करके। अब ये जो थे दे वर नॉट ऑल्टरनेटिव टू रूलिंग पार्टीज, इंस्टेड दे कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज। अब ये कोई ऑल्टरनेटिव नहीं थे कि कांग्रेस की जगह हम लोग राज करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस ही एक लौती ऐसी पार्टी थी जो इतनी ज़्यादा लोगों में पॉपुलर थी और लोकप्रिय थी। ये जो अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ थी ये प्रेशराइज करती थी टाइम टू टाइम, कांग्रेस की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करती थी और इन्फ्लुएंस करना चाहती थी कांग्रेस की पार्टी को। अब ये जो फैक्शंस का सिस्टम था ये बेसिकली एक बैलेंसिंग मैकेनिज़्म था। क्यों? क्योंकि अलग अलग विचारधारा के लोग जो थे वो एग्जिस्ट करते थे और कांग्रेस जो थी इनके बीच में बैलेंस बना के रखती थी। नाउ पॉलिटिकल कंपटीशन देयरफॉर टुक प्लेस विद इन द कांग्रेस। अब ऑब्वियसली पॉलिटिकल कंपटीशन हुआ इन दैट सेंस फर्स्ट डिकेड ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन। पहले जब जनरल इलेक्शन हुए तो हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जो कांग्रेस की पार्टीज़ थी, जैसे कि सोशलिस्ट पार्टी, हम देखते हैं सीपीआई, वो कांग्रेस से ही सेपरेट होके इलेक्शंस में आगे आई। तो कांग्रेस जो थी वो एज अ रूलिंग पार्टी थी और एज एन ऑपोजिशन पार्टी भी थी। ठीक है, कांग्रेस जो थी वो रूलिंग पार्टी भी बनी उस टाइम पे और ऑपोजिशन भी बनी कई पार्टीज़ की। सो दैट इज़ वाई दिस पीरियड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इज़ डिस्क्राइब्ड एज कांग्रेस सिस्टम, क्योंकि कांग्रेस की ही उस टाइम पे डोमिनेंस थी। दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।